नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सबका। हमारे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। जून 10 तारीख नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 तारीख एग्ज़ाम की डेट है। 10 तारीख से 22 तारीख के बीच में होंगे। और जो लोगों ने जून का इस बार का फॉर्म भर रहे हैं वो लोग तैयारी कर लो और पूरी ताकत के साथ। अभी हमारे पास हैं मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तो पूरे पूरे हैं और फरवरी के भी अभी कुछ दिन बचे हैं, तो हमारे पास समय है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चंस के बहाने बहुत सारे टॉपिक्स किए थे। तो आज फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कड़ी को। रेडी? कॉपी और पेन के साथ सब लोग, चलिए शुरू करते। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका। इसको थोड़ा सा मैं और आपके लिए जूम कर देता हूं। क्वेश्चन है कि नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स का आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एट प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया इज ओनली लेस देन 1% ऑफ GDP। पहला कथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से भी कम है। देखिए, इस लाइन में 2 बातें हैं जो हमें समझनी है। पहली बात कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छे से आनी चाहिए और उसके एक एक बारीकियां आपको समझनी हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। हायर एजुकेशन का हिस्सा भी है ये, और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नॉलेज होने से आपको टीचिंग के भी बहुत सारी मदद मिलती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबसे पहले 2 बातें मैं आपसे करूंगा। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको बताता हूं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, ये दरअसल पहली नहीं है, ये तीसरी राष्ट्रीय नीति है। ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दिस इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इसका मतलब इससे पहले 2 आ चुकी। इससे पहले 2 कौन सी आई थी? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट NEP was नेशनल एजुकेशन पॉलिसी was NEP 1968। इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, 1968 में बनी थी। और इससे पहले एक कमीशन थी, कोठारी कमीशन, जो 1964 14 जुलाई 1964 को बनी थी। वो उस कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968। फिर सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1986। ये राजीव गांधी की सरकार में बनी। और थर्ड शिक्षा नीति NEP 2020 जो नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी। तो ये 3 सरकारों से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी। अब ये जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें अगर GDP की बात करें और रिसर्च की बात करें तो 0.69% ऑफ GDP ऑफ इंडिया। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का 0.69% जो है वो देश में रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट किया जाता है।
रिसर्च और इनोवेशन, इसमें शोध एवं नवोन्मेष में 0.69% ऑफ जीडीपी अभी हमारा इन्वेस्टेड है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब यही उसने बोला है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस समय इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन, शोध और नवोन्मेष या नवाचार एक ही बात है। नवाचार में निवेश जीडीपी का 1% से भी कम है। हाँ बिल्कुल कम है, 1% से कम है ही, 0.69%। तो ये पहला स्टेटमेंट तो 100% सत्य है, सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड पढ़ते हैं। NEP 2020 recommends the establishment of a national curriculum framework for teacher education। देखिए, ये जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को स्थापित करने की बात की गई। सिर्फ एक एरिया में नहीं, टीचर एजुकेशन में, ICT में, रिसर्च में, बहुत सारे एंड्स पर, बहुत सारे जगहों पर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये स्थापित करने की बात की गई, स्थापित किया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, यानी आंसर नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आई होप आप लोग नोट्स लिखते जा रहे हैं, साथ के साथ जो भी नोट्स लिखाता हूं उसको उतारते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मीडिएटेड परसुएशन। सबसे पहले तो ये मीडिएटेड परसुएशन या व्यवहारित अनुनय का मतलब क्या है। देखिए, व्यवहारित अनुनय, परसुएशन शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को कराने के लिए अनुनय करना या काम करवाना। बाध्य वर्ड यहां नहीं होता। काम करवाने के लिए सिर्फ बाध्यता ही नहीं होती, कई तरीके होते हैं काम करवाने के। अगर मुझे कोई चीज करवानी है तो मैं उसके लिए, सिर्फ बाध्यता ही अकेली चीज नहीं है, मैं उसके लिए बहुत सारे तरीके अपना सकता हूं। लेकिन परसुएड करने का मतलब यही होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, या जब कोई एक चीज किसी व्यक्ति से कोई चीज करवानी हो आपको, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाता है, तो उसे परसुएशन कहते हैं, अनुनय कहते हैं, है ना। अपने अनुकूल कार्य करवाना, दैट इज परसुएशन। एंड व्हेन यू आर परसुएडिंग समबडी, अब मीडिएटेड परसुएशन का मतलब होता है कि मीडिया के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें जो मीडिया रोल प्ले करता है प्रोडक्ट और पर्सन के बीच, उसे मीडिएटेड परसुएशन कहते हैं। और वो मीडिएटेड परसुएशन आजकल के एडवर्टाइजमेंट में, आजकल के एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बड़ा ही जबरदस्त टूल है, जबरदस्त औजार है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे परसुएशन होता है मीडिएटेड। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे एक सर दर्द की बाम बनाता हूं। अब सर दर्द की बाम बनाता हूं और उसको मुझे बेचना है, तो मैं पब्लिक को, एक तो होता है कि मेरी बाम के बारे में सारी बातें मैं बता दूं और एडवर्टाइज कर दूं और बेचने के लिए कोई ना कोई मार्केटिंग करूं। कोई आजकल होता है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस तरह का एक तो एडवर्टाइजिंग होता है। और एक और एडवर्टाइजिंग का तरीका होता है जो परसुएशन का तरीका होता है। आपको सामने वाले को खरीदने के लिए घुमाया कैसे जाता है, कैसे अनुनय किया जाता है। आपको दिखाया जाएगा कि कोई फिल्म स्टार या कोई ऐसा व्यक्ति जो फेमस है, या नहीं भी हो तो कोई एक आम आदमी को दिखा दिया कि एक व्यक्ति है, उसका बहुत तेज सर दुख रहा है, और उसकी पत्नी ने कहा, अरे सिर दुख रहा है, तुम क्यों घबराते हो, डॉक्टर के पास चलने की क्या जरूरत है, हमारा डॉक्टर घर में ही है हमारे पास। और बाम निकाला और लगाया, और उस आदमी ने कहा, अरे वाह, मेरा तो सर दर्द ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा। अब ये आपको एक
घटना दिखा करके परसुएशन किया जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है, देखो उसका सिर दर्द हुआ और वो ठीक हो गया। या शाहरुख खान के जब भी सिर दर्द होता है वो बाम लगा के सही कर लेता है। तो ये जब भी मीडिएटेड परसुएशन होता है तब उसका एडवर्टाइजिंग पर, उसकी मार्केटिंग पर, या मीडिया से की वजह से कम्युनिकेशन पर, पब्लिक पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कारक इस मीडिएटेड परसुएशन को, इस व्यवहारिक अनुनय को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करना मतलब उसको अफेक्ट करते हैं या उसके कार्य को रोकते हैं या हर्डल पैदा करते हैं। पहला है एक्सटेंडेड मीडिया रीच। अब देखिए अपने को यह समझ में आ गया ना कि क्या चीज है। जब ये चीज समझ में आ गई क्या चीज है, ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो आप पढ़ते हैं। तो ये जब हमें चीजें समझ में आ जाती है ना तो अब हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं और उसका आंसर निकालना भी इजी हो जाता है। एक्सटेंडेड मीडिया रीच, मीडिया की विस्तारित पहुंच। सोचिए मीडिया की हर जगह जब पहुंच होगी तो मीडिएटेड परसुएशन में मदद मिलेगी, अफेक्ट तो नहीं करेगा, मदद ही मिलेगी, उसे प्रभावित नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये पॉइंट हमारे काम का पॉइंट नहीं है। उसने बोला वो कारक बताओ जो इसकी प्रक्रिया को प्रभावित कर दें। ये तो प्रक्रिया को बल्कि बढ़ावा देते हैं। एक्सटेंडेड रीच होगी तो प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे, प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे। राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, 24 घंटे अगर मीडिया चलता रहेगा आपके टीवी पे या रेडियो पर या कहीं भी, 24 घंटे अगर कम्युनिकेशन होता है तो ये भी बढ़ावा देता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा वो परसुएशन, प्रभावित थोड़ी करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा समय तक पहुंचेगा। तो ये भी अपना काम का आदमी नहीं है। अपने को तो वो चाहिए जो प्रभावित करे, यानी अपने को तो माइनस पॉइंट वाला आदमी चाहिए थे, सारे प्लस पॉइंट वाले आदमी। तीसरा है बच्चों मीडिया डिफरेंसेस, मीडिया की मत भिन्नता। हाँ, ये प्रभावित करेगा। अगर मीडिया के अंदर डिफरेंसेस होंगे, मतों में भिन्नता होगी, एक चीज, एक कार्यक्रम कुछ और बात बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो मत भिन्नता से क्या होगा, परसुएशन नहीं होगा, पब्लिक कहना नहीं मानेगी, या आपका जो बात आप कराना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये तो बात सही है दोस्तों, सी पॉइंट तो एकदम सत्य है। हमें तो सत्य वाले जानने हैं। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, अगर श्रोताओं का विखंडन होगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े, कुछ ऑडियंस वहां पे उस तरफ है, कुछ उधर है, या श्रोताओं का भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग, या तो पॉपुलेशन है, या धर्म अलग है, या जातियां अलग हैं, या संप्रदाय अलग हैं, या भाषा अलग है, या सोच अलग है, या संस्कृति अलग है। तो श्रोताओं का जब अलग अलग तरह से विखंडन होता है ना, तो हर धर्म और संप्रदाय और कल्चर की चीजें अलग अलग होती। कुछ कल्चर्स में कुछ चीजें अच्छी मानी जाती है तो कुछ कल्चर्स में वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये विखंडन जो है ये परसुएशन को प्रभावित करेगा। विखंडन सही नहीं है। एक जैसी ऑडियंस होगी तो ज्यादा फायदा मिलेगा। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर आपके संदेश की विशेषताओं में गड़बड़ होगी, अगर आपके संदेश में विशेषताएं नहीं होंगी, या संदेश में विशेषताएं में डिफरेंसेस या कमियां होंगी या अंतर होंगे, तो भी आपका परसुएशन को वो प्रभावित करेगा। तो ये भी सत्य है। लीजिए साहब, ए और बी तो गलत है, और बी ए बी गलत है, सी डी ई सही है। ऑप्शन में देखते हैं। अब देखो जैसे ही पता चलता था, अब मैं आपको अपनी एक बात याद दिलाता हूँ। याद हो तो मैं आपसे अभी कुछ क्लास पहले एक बात बोल रहा था, एलिमिनेशन बहुत बढ़िया तरीका है कि हमें पता है ए तो पक्का गलत है और बी पक्का गलत है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, और ये भी रिजेक्ट हो गया, और ये भी रिजेक्ट हो गया। ए और बी तो 3 में, तो हमारा आंसर आ गया सी डी ई। चलिए मेरा काम तो है, मैं तो क्लास में आपको पूरा एक एक ऑप्शन सिखाता हूँ, मेरी तो आदत है। क्लास क्वेश्चन करने के बहाने तो एक एक ऑप्शन मैं कराऊंगा आप। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्वेश्चन तो बहाने हैं, मकसद तो ज्ञान बढ़ाने हैं, है ना। तो हमें टॉपिक को सीखना है, हमको ज्ञान बढ़ाना है, हमको कोई क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का आया उस सब्जेक्ट की गहराई में जाना है, हर एक ऑप्शन को समझना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपके सामने हाजिर है अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक चीज बताता हूं। लॉजिकल रीजनिंग में भी ये कौन सा है, इंडियन फिलॉसफी का क्वेश्चन है। इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में दोस्तों आपके कोर्स में 6 प्रमाण है,
उन प्रमाणों को आप पढ़ेंगे। उन प्रमाण में से एक प्रमाण है अनुपलब्धि। वो 6 प्रमाण कौन कौन से हैं, पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में आप जो प्रमाण पढ़ेंगे वो 6 प्रमाण। हिंदी में से प्रमाण कहते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं तो ऐसे लगता है कि प्रमाणाज। ये प्रमाणाज नहीं है भाई, प्रमाण है, पर अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, है ना। और वैसे तो ये एस लिखा भी नहीं जाता, तो प्रमाण शब्द का अर्थ तो ये प्लूरल शब्द ही है, प्रमाण, है ना। और प्रमाण का अर्थ क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमाण? दोस्तों, प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हम ये जो बात कर रहे हैं जिसकी, ये कौन आदमी है। प्रमाण मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इन साधनों को प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधनों को प्रमाण कहते हैं। और दोस्तों, हमारे भारतीय दर्शन में जो आप 9 अलग अलग दर्शन पढ़ेंगे मेरे से, 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, 9 दर्शन हैं, जिनमें से 3 नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और 6 आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कौन कौन से हैं? चरवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। चरवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये तीनों नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहलाती हैं। नास्तिक स्कूल्स उनको कहते हैं जो वेदों के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते, और जो वेदों की सत्ता को स्वीकारते हैं, जो वेद को मानते हैं, वो आस्तिक स्कूल्स होते हैं। भाई, वेद सबसे पुराने लिखित प्रमाण माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के शब्द हैं वेद, सबसे पुराने लिखित प्रमाण हमारी संस्कृति में। तो वेदों के आधार पर ही है ज्यादातर दर्शन, तो भारतीय दर्शन, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे वो वैशेषिक दर्शन हो, चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो वेदांत दर्शन हो, चाहे वो मीमांसा दर्शन हो गए ना। देखो 6 बात हुई। तो ये 6 दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत, योग दर्शन, ये 6 के 6 दर्शन आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहलाती। मैं आशा कर रहा हूं आपके नोट्स कॉपी खुली हुई है और पेन चल रहा है, नोट्स उतारते जा रहे हो। और नास्तिक स्कूल 3 है, चरवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो ये 9 सबसे प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। और इन सभी 9 स्कूल्स की बात करें तो ये सब बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान मतलब भारतीय दर्शन में ज्ञान को प्रमा कहते हैं, संस्कृत में प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज, और अप्रमा यानी अयथार्थ ज्ञान, फेक नॉलेज। तो हम सब इस दुनिया में जो आए हैं तो हमें यथार्थ ज्ञान चाहिए, प्रमा चाहिए, है ना। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज चाहिए। हमें सच्चाई जाननी है, हमें इस दुनिया की वास्तविकता को समझना है, हमें चीजों का यथार्थ ज्ञान चाहिए। वी वॉन्ट टू नो द रियल नॉलेज ऑफ थिंग्स, द वर्ल्ड, वाई वी आर हेयर, आर एग्जिस्टेंस। तभी हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिलेगा, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन सभी आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का मेन दर्शन है, मेन फिलॉसफी। अब इस प्रमा को प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना। भाई, आपको कोई रास्ता चाहिए, कहीं पर जाना है ना, तो आप क्या करोगे? जीपीएस आप ले जाएगा, या कोई व्यक्ति से पूछोगे, कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना वहां पहुंचने का। तो बस ज्ञान को भी प्राप्त करने का साधन होते हैं, प्रमा को प्राप्त करने के साधन। इस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन आपको कहां से मिलेगा ज्ञान? वो साधन क्या है, वो मीन्स क्या है जिससे हम इस नॉलेज को अटेन कर पाएंगे? उनको कहते हैं दर्शन में
प्रमाण। और ऐसे 6 प्रमाण होते हैं टोटल। इनमें से कुछ फिलोसोफर्स कुछ प्रमाणों को स्वीकारते हैं, कुछ को नहीं स्वीकारते। जैसे चरवाक केवल एक प्रमाण को स्वीकारता था, प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रमाण कितने हैं अब मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, मैं लिखवा देता हूं आपको। तो प्रमाण 6 होते हैं। मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज आर 6। कौन कौन से होते हैं? पहला यहां लिख देता हूं मैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा, वैसे तो इसका अंग्रेजी शब्द भी होता है परसेप्शन, लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रत्यक्ष शब्द पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि यूजीसी नेट के एग्जाम के पेपर्स में, पिछले कुछ सालों के पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें परसेप्शन वर्ड बहुत कम मिलेगा आपको। प्रत्यक्ष का इंग्लिश भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, प्रत्यक्ष। अंग्रेजी वाली साइड में अगर उसका इंग्लिश रूपांतर देखेंगे तो परसेप्शन नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष ही मिलेगा। द स्क्रिप्ट वुड बी इंग्लिश बट द वर्ड वुड बी द सेम संस्कृत वर्ड। तो मैं इसलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों से कहता हूं, भारतीय दर्शन आप जब भी पढ़ें मेरे से, तो नोट्स लिखते समय आप हिंदी में जब मैं प्रत्यक्ष लिख रहा हूं और इंग्लिश का वर्ड परसेप्शन लिख रहा हूं, तो आप इंग्लिश में भी प्रत्यक्ष जरूर लिखें, या ये हिंदी वर्ड लिखें। ये हिंदी वर्ड नहीं, एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड है। अब दूसरा है अनुमान। अनुमान को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्रेंस। मैं इंग्लिश वर्ड्स आपको लिख के जरूर दे रहा हूं सबके, लेकिन आप अनुमान को ऐसे लिखें, अनुमान। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया इंग्लिश में ही इन्फ्रेंस लिखा हुआ है, जरूर नहीं, वो अनुमान ही लिख देगा इंग्लिश में भी ऐसे। तीसरा प्रमाण है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी, जितने भी भारतीय दार्शनिक हुए सभी ने इसको माना है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को सबने स्वीकारा। फिर कुछ दार्शनिकों ने अनुमान को स्वीकारा, जैसे जैन दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैसे न्याय है। न्याय ने 4 को माना है। तीसरा है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। चौथा है उपमान, एनालॉजी। पांचवा है, यहां लिख देता हूं, अनुपलब्धि। और छठा है अर्थापत्ति। अनुपलब्धि इज नॉन रिकॉग्निशन, नॉन अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबल, तो नॉन कॉग्निशन भी कह सकते हैं। और अर्थापत्ति यानी इंप्लीकेशन। तो ये 6 प्रमाण है। इसमें से जो हमारा भी क्वेश्चन है वो इस पर है, अनुपलब्धि पर। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन कॉग्निसेंस। नॉन कॉग्निसेंस का मतलब होता है कोई चीज का न होना। जरा इसका संधि विच्छेद करना, अन प्लस उपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्ध होना मतलब मुझे पता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूं इसका, बाहर बारिश हो रही है और आज तो मैं गीला होऊंगा क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है। अब ये मुझे ज्ञान है कि मेरे पास छाता नहीं है, तभी मैंने कह दिया कि बाहर बारिश हो रही है, मैं गीला हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे बैग में छाता नहीं दिख रहा। मैंने बैग देखा, उसमें मुझे छाता नहीं दिखा। मैंने कहा आज तो मेरे पास छाता नहीं है तो मैं भीग जाऊंगा। तो आज मेरे पास छाता नहीं है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हुआ? मुझे अनुपलब्धि से हुआ। मैंने देखा कि बैग में छाता नहीं है, मेरे पास छाता अनुपलब्ध है, इसलिए मेरे पास छाता नहीं है। यही चीज आपके क्वेश्चन में आती है।
अब इस अनुपलब्धि को ही हम इस प्रश्न में सीखेंगे। तो मैं प्रश्न को पहले करा दूं, और प्रश्न के बहाने मैंने आपको 6 प्रमाण सिखा दिए। मैंने आपको यह बता दिया कि हमारे दार्शनिक स्कूल जो है 6 दर्शन आस्तिक और 3 दर्शन नास्तिक हैं, और प्रमा क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, बातों बातों में हमारे बहुत सारी चीजें सीख ली हमने। अब क्वेश्चन है, द जार डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। इसी की बात कर रहा हूं। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अनुपलब्धि, गैर अस्तित्व, किसी चीज का ना होना। यह वाक्य दर्शा रहा है द जार डज नॉट एग्जिस्ट। भैया जार नहीं है, जार का अस्तित्व नहीं है, तो यह सभी प्रकार के गैर अस्तित्व के समान है। इट इज अ कॉमन थिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, ये नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। द जार विल एग्जिस्ट। अब देखिए, द जार विल एग्जिस्ट शब्द में एक बात लिखी है, जार एग्जिस्ट करेगा, यानी अभी नहीं है। द जार विल एग्जिस्ट ये बता रहा है जार का अस्तित्व होगा, यानी पूर्व में गैर अस्तित्व से संबंधित है ये। क्योंकि अगर अभी अस्तित्व में होता तो ऐसा कभी नहीं बोला जाता कि जार अस्तित्व में आएगा या होगा। अभी है अगर कोई चीज तो हम कभी नहीं कहते ये तो मेरे पास आएगी। जैसे हम कहते हैं मैं एक दिन अमीर बनूंगा, इसका क्या मतलब है? आज मैं अमीर नहीं हूं, यही तो मतलब। मैं एक दिन यूजीसी नेट क्लियर करूंगा, इसका मतलब आज क्लियर नहीं किया आपने। मैं यूजीसी नेट जरूर क्लियर करूंगा, या मैं यूजीसी नेट क्लियर करूंगा, मतलब अभी आपने क्लियर नहीं कर रखा, तभी बोल रहे हो। इसका अर्थ यही निकलता है, जार विल एग्जिस्ट रेफर्स टू प्रीवियस नॉन एग्जिस्टेंस। इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स फ्यूचर एग्जिस्टेंस। आप उसके भविष्य में उत्पन्न होने या अस्तित्व होने की बात तभी कर रहे हैं क्योंकि आज नहीं है। इसलिए यह भी स्टेटमेंट 100% सत्य है। दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही निकले, अर्थात हमारा आंसर आ गया बोथ 1 and 2 आर ट्रू। लीजिए साहब, ये तो अपना काम हो गया। आशा कर रहा हूं कि आप नोट्स कॉपी आपकी खुली हुई है और नोट्स कॉपी से उतारते भी जा रहे हैं आप। चले आगे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। Arrange the following steps involved in a research process in correct order। दोस्तों, जब रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो टोटल 6 चरणों में बटा हुआ है। मैं ये पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, मैं फिर बात अपनी दोहरा दूं। बच्चों, आप अपनी नोट्स में इस बात को उतार लेना। इस पे क्वेश्चन कई बार आ गया, कई बार, बल्कि पिछले 5-10 सालों में तो आपको हर बार मिलेगा ये क्वेश्चन। पिछले 10 सालों के ऊपर उठा दोगे तो 10 में से 8 बार 7 बार ही मिलेगा क्वेश्चन। रिसर्च का प्रोसेस के स्टेप्स, कितने स्टेप्स होते हैं पूछ लेंगे कभी, तो कभी पूछ लेंगे कौन कौन से स्टेप हैं, कभी पूछ लेंगे उनका सही सीक्वेंस बता दो। तो दोस्तों, रिसर्च प्रोसेस, शोध प्रक्रिया की जब बात करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। शोध प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। और ये 6 चरण को एग्जामिनर अलग अलग शब्दों से बोलता है, आपके पास पूछता है। जैसे एक चरण होता है रिसर्च डिजाइन, अब उसी में सैंपलिंग डिजाइन भी आ जाता है, और हमने रिसर्च डिजाइन लिखा दिया, हो सकता है एग्जामिनर सैंपलिंग डिजाइन पूछ ले कौन सा चरण है, या सैंपलिंग डिजाइन ना बोल के सैंपलिंग बोल दे। तो ये तीनों एक ही बात है, एक है अलग अलग चीजें, लेकिन तीनों एक ही चरण है। क्योंकि एक चरण जब कहा जाता है तो उस चरण में क्रियाएं तो बहुत सारी होती है, प्रोसेस तो चीजें होती हैं, और फिर उस पूरे को थर्ड स्टेप कह देते हैं। सैंपल डिजाइन बनाना, सैंपल डिजाइन के बाद रिसर्च डिजाइन का ही हिस्सा है सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, सैंपलिंग करना, ये सब उसी का भाग। और फिर आता है डेटा कलेक्शन। तो पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। शोध समस्या की पहचान। मैं इंग्लिश में अगर लिख रहा हूं तो हिंदी में बोल रहा हूं।
शोध समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पना का निर्माण। थर्ड स्टेप है रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन के अंदर ही सैंपलिंग डिजाइन भी आ गया। चौथा स्टेप है डेटा कलेक्शन, प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संग्रहण। प्रदत्त संग्रहण चौथा स्टेप है। शोध प्रतिमान तीसरा स्टेप है। शोध प्रतिमान या निदर्शन प्रतिमान एक ही बात है, इसी स्टेप के ही हिस्से हैं वो। और पांचवा है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस की जगह हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखा तो भी एक ही बात है, इसी स्टेप का हिस्सा है। डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ही बात है, ये वही स्टेप की बात कर रहे हैं, पांचवें स्टेप की। प्रदत्त विश्लेषण एवं परिकल्पना जांच। और छठा और आखिरी स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखना, थीसिस बनाना, कंक्लूजन, जनरलाइजेशन। कई नामों से वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, और इन 6 स्टेप्स के बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं, और सिस्टमैटिकली यही क्रम में, इसी सीक्वेंस में 6 स्टेप आपको करने होते हैं, क्योंकि रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। उसमें जो सिस्टमैटिक चीजें हैं और सीक्वेंस है, उसी से चलना पड़ता है, आपको अपनी मर्जी नहीं चलती। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो नीचे चरण दिए गए हैं, इनको सही क्रम बना दो। अब सुनिए, आइडेंटिफाइंग जो रिसर्च प्रॉब्लम मैंने भी आपको बताया था ना, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, इस स्टेप में 3 काम और करने होते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना है, और फिर रिव्यू लिटरेचर करना है। यह भी पहले स्टेप का हिस्सा है। लिटरेचर रिव्यू भी पहले ही हो जाता है, सेकंड स्टेप से पहले। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर रिसर्च का क्वेश्चन डिजाइन किया, फिर क्वेश्चन के बाद में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हुए, इसको रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कहते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गई, उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू होता है। अच्छा, रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, तो ये लिटरेचर रिव्यू जो है वो फर्स्ट स्टेप का ही हिस्सा है। तो इसलिए आपसे ये पूछा गया कि रिव्यूइंग द लिटरेचर, ये जो देखिए आप बी जो आया, ये फर्स्ट स्टेप का हिस्सा है, लेकिन ये आता कब है? ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आता है। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन बनता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं, फिर रिव्यूइंग द लिटरेचर होता है, और रिव्यू लिटरेचर के बाद फिर हाइपोथेसिस की बात करते हैं, निर्माण की। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहली चीज तो आएगी डी, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या की पहचान करना सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद में आता है रिव्यूइंग द लिटरेचर, डी के बाद में आता है बी। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, फिर रिव्यू लिटरेचर करना, ये चारों फर्स्ट स्टेप का ही भाग हैं, और इसी सीक्वेंस में होते हैं जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं। है ये फर्स्ट स्टेप ही, लेकिन फर्स्ट स्टेप में भी सीक्वेंस है। पहले आइडेंटिफाई होगा रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उसका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे, फिर रिव्यू लिटरेचर, और सेकंड स्टेप में आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब इसने हाइपोथेसिस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दिया इसने कलेक्टिंग द डेटा, उसके बाद रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम, और एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन आएगा, ए। तो सबसे पहले अनुसंधान समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद साहित्य की समीक्षा करना, उसके बाद प्रदत्त संग्रहण, और प्रदत्त संग्रहण के बाद प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या, डेटा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। पहले इंटरप्रेट होता है और फिर एनालाइज होता है, और इंटरप्रेट से पहले क्लासीफाई होता है। अच्छा, ये भी है कि अगर किसी क्वेश्चन में इसको भी अगर डिटेल्स पूछ लिए, इस स्टेप के भी डिटेल पूछ लिए, तो वो भी बता रहा हूं आपको, अभी हो सकता है अगले साल के एग्जाम में, अगली बार के एग्जाम में यही आ जाए। डेटा कलेक्शन भी जो एक स्टेप है, उसके भी अंदर स्टेप्स होते हैं। उसमें भी बच्चों पहले डेटा कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद डेटा क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, फिर उसके बाद में आता है डेटा
देखो कलेक्शन किया, पहले संग्रहण किया, फिर वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, और फिर एनालिसिस, विश्लेषण। तो ये 4 स्टेप्स है। और लास्ट में आता है रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम, रिसर्च को रिपोर्ट करना, थीसिस बनाना या आउटकम या रिजल्ट या परिणाम की रिपोर्टिंग करना। DBAEC, हियर आंसर, DBAEC। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों अब आपके बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग गई होंगी, पिक्चर क्लियर हो गई होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे इन क्लासेस से आपका पेपर 1 का जो मसला है वो खत्म हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं कृपया करके एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा लाइक करिए, शेयर करिए, इस ज्ञान को बांटिए। आपके जो मित्र हैं, जानने वाले हैं, जो भी यूजीसी नेट की या प्री पीएचडी की या सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या विदेशी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस में ये सब पूछते हैं, तो आप इसको खूब शेयर कीजिए। और कोई टॉपिक परेशान कर रहा हो, किताब से समझ नहीं आ रहा हो, कृपया उसको कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। भावना समझिए, हम पूरी आपकी मदद करने को तैयार हैं। और आप इन क्लासेस की मदद से अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर आप इस फ़ायदे को उठाइए, नोट्स उतारिए हर क्लास में। आगे बढ़े और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच चल रहा है। फीडबैक इज इमीडिएट इन डैश कम्युनिकेशन। देखिए, जब फीडबैक की बात करते हैं, पृष्ठपोषण की बात करते हैं, फीडबैक मतलब पृष्ठपोषण, हिंदी में कहते हैं इसको पृष्ठपोषण या कहते हैं प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया या पृष्ठपोषण। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मैंने अपने मित्र को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, क्या तुरंत फीडबैक आएगा, तुरंत पृष्ठपोषण होगा? आप कहोगे सर जरूरी है क्या गुरुजी वो व्हाट्सएप खोल के बैठा हो आपका? अच्छा, मैंने ईमेल किया, आएगा फीडबैक तुरंत? हो सकता है बाद में देखे वो जवाब आए ना आए तुरंत। अच्छा, चिट्ठी लिखी, आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आपने टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम आते हैं, अखबार आता है, किसी में भी आपको कोई बॉस से चिट्ठी आ गई, कोई ऊपर से चिट्ठी आई, आपके नौकरी करते हैं और ऊपर से कोई चिट्ठी आई, नोटिस आया, मेमो आया, इन सभी तरह की कम्युनिकेशन में फीडबैक इमीडिएट नहीं होगा। फिर किस में इमीडिएट फीडबैक होगा? ऑनलाइन क्लास चल रही है, इमीडिएट फीडबैक है क्या? नहीं है। किस में है फिर? जब आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, और क्या हाल चाल है, अब अगर उसने जवाब नहीं दिया, कुछ भी आपकी तरफ देखता रहा, बोले क्या हुआ भाई, कैसे चुपचाप बैठा है, सब ठीक है? अब इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सब ठीक है, या दुखी हूं, या अच्छा हूं, कुछ तो जवाब दोगे। दोस्तों फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वार्तालाप वाला संचार, फेस टू फेस संचार। इसमें कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत आएगा ही आएगा। बोलने वाला तुरंत दूसरा सवाल दाग देगा इतनी देर में। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक पक्का होगा। तो फेस टू फेस या प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फीडबैक तुरंत होता है, इमीडिएट। प्रिंट में नहीं होता, अखबार आता है, आप इमीडिएट फीडबैक देते होगे? नहीं। हो सकता है आपको कोई आर्टिकल पसंद नहीं आता, आप उसके लिए अखबार वाले को चिट्ठी लिखोगे, टेलीफोन करोगे, इमीडिएट तो कैसे होगा? इमीडिएट कब बोलते हैं उसको? अखबार तो छप जाता है रात को 3 बजे, है ना? इमीडिएट फीडबैक तो नहीं आता। और आपके पास पहुंचता है सुबह, और सुबह आपने अखबार को पढ़ा, अब पढ़ करके आपने अपनी प्रतिक्रिया एकदम से तो नहीं निकलेगी, आप उसको चिट्ठी लिखोगे या उसको भेजोगे संदेश या फोन करोगे, इमीडिएट तो नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कोई जब संदेश प्रसारित किया जाता है, जैसे अपने व्हाट्सएप में भी आजकल ब्रॉडकास्ट ग्रुप बड़े हो गए, प्रसारित कर दो एक साथ सबको चला जाता है। संदेश ब्रॉडकास्ट करना, टीवी, मीडिया, रेडियो, ये सब ब्रॉडकास्ट मीडिया ही तो है। आजकल सोशल मीडिया है, सबसे जबरदस्त ब्रॉडकास्ट मीडिया हो रखा है, इसमें भी इमीडिएट नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स में इमीडिएट हो सकता है, जैसे आप स्काइप पे बात कर रहे हैं किसी दोस्त से, या आप कोई ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, अब उसमें फीडबैक हाथों हाथ होता है, लेकिन सब में तो नहीं होता। इसलिए ब्रॉडकास्ट को पूरा प्रसारण की बात करें तब तो नहीं है। और टॉप डाउन ये क्या चीज़ है, मैं इसको समझा दूं जरा। टॉप डाउन कम्युनिकेशन आपको याद हो तो अभी मैं जब एग्जांपल्स दे रहा था, मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको कोई नोटिस या मेमो भेजा है या कोई मेल भेजा है। दोस्तों, इसको टॉप डाउन कम्युनिकेशन कहते हैं। टॉप डाउन कम्युनिकेशन दरअसल एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ये ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन है दोस्तों, वर्टिकल कम्युनिकेशन। और कैसा कम्युनिकेशन है ये? फॉर्मल है, फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन, औपचारिक ऊर्ध्वाधर संचार। औपचारिक संचार दो तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आरेखीय या विकर्णीय। तो ये तीन तरह के फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है इसे टॉप डाउन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये दोनों होते हैं, टॉप डाउन भी हो सकता है और बॉटम अप भी हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन टॉप डाउन भी हो सकता है और बॉटम अप भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये क्या भला है, टॉप डाउन और बॉटम अप? टॉप डाउन, टॉप से डाउन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर का संदेश, औपचारिक बिजनेस वातावरण में, औपचारिक व्यवसाय में, उद्योग में, कंपनी में, प्रशासन में, सेना में, ऐसा कोई भी संस्था जो औपचारिक रूप से संदेश आपको दे रही है, जिसका लेना देना केवल और केवल ऑफिशियल चीजों से ही है, तो उसमें संदेश या तो ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है। इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन या ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन कहते हैं। ऊपर से नीचे आता है, बॉस अगर अपने एम्प्लॉय को कोई बात बोल रहा है तो उसे टॉप डाउन कहते हैं। और एम्प्लॉय अपने बॉस को कोई संदेश दे रहा है, सुझाव दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, काम की रिपोर्ट दे रहा है, वो बॉटम अप कम्युनिकेशन कहलाता है। ज्यादातर बिजनेस एनवायरनमेंट में, ज्यादातर फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन में टॉप डाउन ही होता है। बॉटम अप बहुत कम कंपनीज में होता है। जिन कंपनीज में ओपन डोर पॉलिसीज होती हैं, खुले द्वार नीति होती है, हाँ भाई हम अपने नीचे वालों की भी सुनेंगे, उनके सुझाव, उनके विचार, अगर दरवाजे खुले हैं उसके लिए तो वो दे सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनमें बॉटम अप पॉलिसी नहीं होती, सिर्फ टॉप डाउन होती। तो ये दो तरह का वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब समान पद के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, और डायगोनल जब टॉप बॉस जो है वो डायरेक्ट रास्ते के जितने भी पदानुक्रम है, जितने भी हायरार्कियल स्टेशंस हैं, स्टेप्स हैं, उनको छोड़ दे और डायरेक्ट नीचे वाले आदमी से बात करता है, तो इसको डायगोनल कहते हैं। तो दोस्तों ये तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल, मैंने आज बातों ही बातों में तीनों बता दिया आपको। तो ये है टॉप डाउन, और टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर का कम्युनिकेशन, वर्टिकल, और इसमें फीडबैक नहीं होता इमीडिएट। बॉस ने ईमेल भेज दिया, आपको नोटिस भेज दिया, मेमो भेज दिया, तो आप इमीडिएटली फीडबैक दो, ये जरूरी नहीं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़े आगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन के बहाने चारों ऑप्शंस और चारों ऑप्शंस के बहाने टॉपिक्स, यही चलता है मेरी क्लास में। और फायदा वही उठाएगा जो नोट्स उतार रहा होगा। और जहां कोई डाउट हो, जहां कुछ हो, प्लीज कमेंट करिए, जरूर करिए कमेंट। आपके सामने एक दो स्टेटमेंट्स है, ये अब इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है जिनमें दो स्टेटमेंट दे रखी होते हैं, बोलता है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, स्टेटमेंट बताओ कौन सी राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो हमको स्टेटमेंट्स जो है वो देख के बतानी होती है। तो पहली स्टेटमेंट आपके सामने हाजिर है, Moodle इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये Moodle क्या चीज है। देखिए ये एक, मैं आपको लिखवा देता हूं, ये आप लिख लीजिए। देखो दोस्तों, Moodle
मूडल एक मूडल एक फ्रीवेयर है, एक ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस बोलते हैं इसको। ये आजकल जितने भी एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन के लिए जो ऐप बनते हैं, जो कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ अपने ऐप बनाती है जिन पे स्टूडेंट को एजुकेशन से संबंधित पूरे मैनेजमेंट का एक सिस्टम मिल जाता है, इसको एलएमएस या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारा उत्कर्ष का ऐप भी एक एलएमएस है। जितने भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के या यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के आप ऐप्स देखते हैं वो सब एलएमएस होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये एक ऐप होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप जा करके उसमें आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को सारा सोल्यूशन मिल जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पर, है ना। आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, अपने अटेंडेंस को, पुरानी अटेंडेंस को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पूरी रिपोर्ट बन जाती है आपकी साल की। ये सब एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो मूडल एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो फ्री एंड ओपन सोर्स है जो अवेलेबल है सबको। बड़ा काम का है, आपके जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं इसको बहुत कई काम में लेते हैं। पीएचपी पे बना हुआ है, पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है ये। तो दोस्तों ये था मूडल। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है मूडल के बारे में? क्वेश्चन कहता है मूडल इज एन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लीजिए, इसने तो एक सिंपल सी बात पूछी कि मूडल एक एलएमएस है क्या, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, सत्य बात है, 100% सत्य बात है। और मैंने बता भी दिया आपको मूडल क्या होता है, मैंने आपको बता भी दिया। आशा करता हूँ आपने उतारा होगा। तो फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको आपको। तो ये अलग अलग ऑनलाइन लर्निंग प्रोजेक्ट्स जो है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या और भी कोई सेक्टर्स में, जरूर नहीं स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में ही हो, इसको कोई भी काम में ले सकता है। अब दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट है, मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वेस। देखिए, मेंटीमीटर एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मेंटीमीटर जो है ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये स्वीडिश कंपनी है जिसने बनाया है मेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आप इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बना सकते हैं और लाइव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पर आप सर्वे कर सकते हैं और बड़ा इसमें ऑनलाइन आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे ये वो है इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मेंटीमीटर। तो इसमें आप कोई प्रेजेंटेशंस बनानी है या कोई सर्वे करने हैं, ऑनलाइन में इंटरेक्शंस करने हैं, तो उस सब में ये काम आता है। स्वीडिश कंपनी ने बनाया है इसको। हमारा क्वेश्चन था, मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वेस। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन सर्विस में भी काम आता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन ऑनलाइन सर्विस में भी काम आता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर ट्रू। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका, बोथ आर ट्रू। तो लीजिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलें आगे, बढ़े आगे। और इस बहाने आपको मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप जो मैं आपको लिखाता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये आप नोट भी करते जा रहे हैं। इंटरेक्टिव का मतलब होता है अंतःक्रियात्मक, है ना। कभी मैं किसी की हिंदी बोलना भूल जाऊँ तो मुझे
अब बोल देता हूँ, आप मुझे बता दिया करो। इंटरैक्टिव मतलब अंतःक्रियात्मक। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं ना, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन करना मतलब कि ये जो आप कोई भी डेटा होता है या आपका कोई भी मैटर होता है, उसको आप एक स्लाइड के रूप में प्रेजेंट करते हो, उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपका पीपीटी है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड का, तो एमएस ऑफिस का, तो वो भी एक, वो एमएस ऑफिस कंपनी का है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और ये मेंटीमीटर जो है, ये एक स्वीडिश कंपनी है, उनका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बस ये इंटरैक्टिव है, जैसे अपना पावर पॉइंट जो है ना, वो उतना इंटरैक्टिव नहीं है ऑनलाइन जितना जितना ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। डैनी इज बाइंग अ न्यू कंप्यूटर दैट हैज एन एलईडी डिस्प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलईडी डिस्प्लेज आर ट्रू? सबसे पहले तो एलईडी का मतलब क्या होता है वो सुनो। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए सबके। इससे पहले एलसीडी आती थी स्क्रीन्स। एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके फुल फॉर्म आ चुके हैं एग्जाम में, दोनों के, यूजीसी नेट में फुल फॉर्म भी पूछ चुके हैं। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ समय पहले तक ही जो टीवी और कंप्यूटर के मॉनिटर्स की स्क्रीन होती थी वो एलसीडी की स्क्रीन होती थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की स्क्रीन होती थी। एलसीडी स्क्रीन जो होती थी वो ऐसी स्क्रीन होती थी जिसमें पिक्सल्स होते थे, और वो पिक्सल्स क्या है कि कई बार वो, अगर मान लीजिए धुंधला, कई बार अगर अच्छी एचडी पिक्चर नहीं है तो धुंधला के भी हो जाती थी, पिक्सल फटते फटते से लगते थे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी स्क्रीन का एक और ड्रॉबैक था कि फ्लैट स्क्रीन नहीं थी, एकदम फ्लैट डिस्प्ले नहीं था। तीसरा ड्रॉबैक था ये भारी थी। चौथा ड्रॉबैक था ये हीट बहुत छोड़ती थी, एनर्जी बहुत खाती थी, बिजली लेती थी। पांचवा ड्रॉबैक था ये फ्रंट लिट डिस्प्ले होती थी, सिर्फ फ्रंट लिट थी। मैं आशा कर रहा हूं लिख रहे हो नोट्स, मैं आपको बातों बहुत सारी बातें बता जाऊंगा, पेन रेडी रखा करो। मैं जरूर नहीं हर चीज लिखूं, क्योंकि समय की पाबंदी होती है, हर चीज नहीं लिख पाता हूं मैं 1 घंटे की क्लास में। कई बार बताना बहुत सारा होता है मुझे, चीज देख करके मेरा मन करता है वो बहुत सारा ज्ञान दे दूं, तो फिर जब मैं बोलता जाऊं फटाफट लिखते जाएगा, जल्दी जल्दी वीडियो दोबारा देखना पड़े, दोबारा देखो, पॉज कर करके नोट्स बनाओ। समझदारी ये कहती है, पॉज कर करके नोट्स बनाओ, जो मैंने बात बोल दी उसे नोट करो। मैंने 5-6 पॉइंट बोल दिए इसके ड्रॉबैक्स। इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, इसमें जैसे ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक कलर्स का डायोड्स बनते थे, और उससे जो है लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जो पिक्सल का काम करते हैं और जो पिक्सल के रूप ले लेते हैं। उससे क्या है कि पिक्चर बहुत क्लियर आती है, पहली बात, एक फायदा। इसका दूसरा फायदा, इसकी स्क्रीन एकदम फ्लैट डिस्प्ले होती है, एकदम फ्लैट स्क्रीन है, तो उससे क्या पिक्चर क्लियर आती है। तीसरा फायदा, बिजली बहुत कम खाता है। चौथा फायदा, हीट कम देता है। पांचवा फायदा, ये दोनों साइड लिट होता है, फ्रंट लिट डिस्प्ले भी है, बैक लिट डिस्प्ले भी है। फ्रंट लिट भी होता है, बैक लिट भी होता है, आगे से रोशन और पीछे से भी रोशन, दोनों तरफ से रोशन हो सकता है। ये ऐसा डिस्प्ले है। एलसीडी में ये चीज नहीं होती थी, है ना। और आपके जो अब स्मार्टफोन्स आ गए, जितने भी नए नए, इनमें एलईडी स्क्रीन ही तो है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक, अगर कभी आप मोबाइल खरीदने जाते हो किसी दुकानदार के पास, तो वो आपको ऐसे बोलता है, सर ये वाला फोन ले लो, इसमें एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले, AMOLED। अब AMOLED, लास्ट में एलईडी आ गया ना। एलईडी डिस्प्ले आते हैं आजकल, OLED, AMOLED, OLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, ये सब एलईडी डिस्प्लेज आ गए आजकल नए फोन्स में, स्मार्टफोन्स में, टैब्स में, टैबलेट्स में और कंप्यूटर के मॉनिटर्स। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने मैंने लिखा तो दिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, आशा कर रहा हूं आपने उतार लिया। मैं क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपके लिए ताकि आपको इजी हो जाए देखने में। डैनी एक नया कंप्यूटर खरीद रहा है जिसमें एलईडी डिस्प्ले है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एलईडी डिस्प्ले के लिए सत्य है, कौन सा कथन सही है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एलईडी डिस्प्लेज। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आपके सामने हाजिर है पहला, इट इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अभी तो यही तो कह रहा था मैं, फ्लैट पैनल होता है, अभी मैंने यही तो बताई थी बच्चों बात। देखो आप मेरी बात जो है वो धीरे धीरे फायदा हो रहा है आपको। फ्लैट पैनल डिस्प्ले। दूसरा, इट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू डायोड्स। लाल, हरे और नीले डायोड का उपयोग करते हुए इमेज बनाता। मैंने बताई अभी ये बात आपको, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका नाम ही यही है। इट इज नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड गिव्स ऑफ हीट। यार ये तो गलत बात बोल रहा है, कह रहा है नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट, ज्यादा ऊर्जा दक्ष नहीं होता। नहीं, ये तो होता है, एलईडी तो ऊर्जा दक्ष होता है, और कह रहा है ज्यादा हीट देता है। नहीं नहीं, हीट कम देता है उल्टा ये तो ये तो भाई गलत बात बोल रहा है। तो इसके लिए ये तो नहीं मानेंगे तेरी बात। इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। हाँ भाई बिल्कुल, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में तो आजकल एलईडी डिस्प्ले आने लग गए, और एलईडी में भी एक से एक टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहे हैं। इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लिट डिस्प्ले। हमेशा ये फ्रंट आगे से ही रोशन वाला डिस्प्ले होता है। नहीं नहीं नहीं, ये बैकलिट भी होता है। नहीं, गलत बोल रहा है, ये बैकलिट है। ये तो बैकलिट डिस्प्ले होता है एलईडी। पीछे से लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जो पीछे से लाइट एमिट करते हैं, आगे से रोशन नहीं होती, पीछे से रोशनी होती। तो दोस्तों ये तो गलत बोल दिया इसने। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी ढूंढोगा, ये रहा साहब, ए बी डी। लीजिए साहब, तो दोस्तों आज आपने क्वेश्चंस के बहाने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नोट्स लिए मेरे से। पेपर 1 के एक नहीं, कई सब्जेक्ट्स में हमने चर्चा करी, चाहे वो इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, उनमें सब में हमने चर्चा करी और कॉपी में नोट्स उतारे। और है ना, ये सारे नोट्स को ना एक जगह इकट्ठी करो और इनको पढ़ के आया करो, पढ़ा करो, और इन नोट्स से अलग अलग सब्जेक्ट की या तो कॉपीज बना लो और उसमें इनको शिफ्ट करते चलो टॉपिक वाइज। जैसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग का कोई बात सिखा दी, बढ़िया चीज़ बता दी, और लॉजिकल रीजनिंग कॉपी में जाके शिफ्ट हो जाए। टीचिंग की कोई बताई तो टीचिंग में, कम्युनिकेशन की बताई तो कम्युनिकेशन में, रिसर्च की बताई तो रिसर्च में, हायर एजुकेशन की बताई तो हायर एजुकेशन। इस तरह से जो सब्जेक्ट की बात करूँ वो आप उसमें शिफ्ट कर दो। जो टीचर जिस सब्जेक्ट की बात करे, एनवायरनमेंट की बात करे, आईसीटी की बात करे, अभी आईसीटी की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दी, एनवायरनमेंट की बात बताई, इस तरह से कोई भी आपको सब्जेक्ट की बात आए तो उसको उस कॉपी में शिफ्ट करो, नोट्स उतारो। ये आदत बनाओ नोट्स उतारने की। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा, आपसे जुदा होने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना। दोस्तों आज जाता हूं, कल फिर आता हूं, कल फिर मुलाकात करता हूं, नया ज्ञान का पिटारा लेके आता हूं और आपसे पुनः मुस्कुराकर आपका स्वागत करता हूं और इजाजत चाहता हूं।